फ्रेंड्स, आज आफ्टर मी फ़ोल्डर क्या होता है, इसमें क्या-क्या भरना पड़ता है, किस लिए डिफेंस पर्सन और एक्स सर्विसमैन को दे रहा है, इसका बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, आजकल सारा डिफेंस में आफ्टर मी फ़ोल्डर कंपलसरी हो गया। ये आफ्टर मी फ़ोल्डर क्या होता है दोस्तों, जब हम सर्विस करते समय हम लोग के लिए कुछ नुकसान हो गया, तो हमारा पास होने वाला डॉक्यूमेंट क्या, कितना पैसा आता है और किससे संपर्क करना, ये पूरा फैमिलीज़ को पता नहीं होता है और बच्चा लोग को भी इतना जानकारी नहीं रहता है। इसलिए डिफेंस वालों ने एक फ़ोल्डर बना के रखा ताकि हमारा पूरा जानकारी पूरा डॉक्यूमेंट इसमें भर के रखना पड़ेगा। हम खुद हमारा डॉक्यूमेंट हम लोग भर के रखना पड़ेगा ताकि बाद में कुछ हो गया हमको तो उस डॉक्यूमेंट में देख के हमारा फैमिली, हमारा बच्चा लोग जितना भी हमको मिलने वाला फैसिलिटीज़ उन लोग लेने के लिए आसानी बनेगा। ये एक अच्छा इम्प्लीमेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत जानकारी फैमिली को बताते हैं हम, लेकिन बाद में उन लोग भूल जाते हैं। बाद में जब हम उस घर वालों को कुछ होने के बाद हमको पैसा कहाँ मिलता है करके जिला सैनिक बोर्ड का पीछे घूमते रहता है, क्या होगा, क्या करना, क्या नहीं करना करके, कितना पैसा आएगा। ये पूरा घूम के उधर उधर घूमते रहते हैं। उसके लिए उसको बहुत परेशान होता है। इसलिए ये आफ्टर मी फोल्डर को गवर्नमेंट ने इंडेक्ट कर रखा। इसमें देखो दोस्तों, इसमें लगभग 30 पेपर होगा। 30 पेपर आराम से सुन लेना, क्योंकि ये आपको और आपका परिवार के लिए अच्छा है। आप सीख लेना, आपका परिवार और बच्चा को भी बता देना ये आफ्टर मी फ़ोल्डर क्या होता है करके। जब ये फ़ोल्डर भरते समय आप लोग ध्यान रखना, बच्चा का पार्ट वार्डर नंबर, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, पान कार्ड, लिकर कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट आपको दिया गया, सारा डॉक्यूमेंट आपका पास रख देना। जितना भी डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी, रेशन कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रख लेना। ये पूरा भरना पड़ता है इसमें। एटीएम कार्ड भी रखना पड़ेगा, बैंक पासबुक रखना पड़ेगा, सब कुछ जानकारी इसका अंदर देना पड़ेगा। इसलिए वीडियो आप अगर इस फोल्डर भरने से पहले आपका पास जितना भी डॉक्यूमेंट है वो पूरा कलेक्ट करके रख देना। उसका बाद मैरिज पार्ट वार्डर नंबर, जितना भी हमारा पर्सनल पार्ट वार्डर नंबर है उनको भी कलेक्ट करके रख देना, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट भरते समय वो भी ज़रूरत पड़ेगा। अभी चलेंगे दोस्तों आफ्टर मी फोल्डर में क्या क्या रहता है, कैसा भरना करके उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों पहले लेआउट, इसमें 3 पार्ट है। एक है इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन मतलब डिवाइस सर्विस सोल्जर जब सर्विस करते समय मर गया, मतलब डिमाइस हो गया, तो उस समय क्या करना, उसका बाद क्या करना, जब वो ख़त्म होने के बाद क्या करना। अभी पर्सनल फाइनेंशियल, जब हम सर्विस में का उसके बाद सर्विस में ख़त्म होने के बाद वो उस फैमिली के लिए क्या क्या फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलता है ये देख लेंगे। नंबर 1, जब वो सर्विस में मर जाता है, नहीं तो एक्स सर्विस में मर जाता है, उसके लिए क्या जानकारी है। उसका बाद जो घर वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ भरना पड़ेगा। नंबर 3, उस परिवार के लिए कहाँ सा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, ये वाला। इसलिए लेकिन दोस्तों इसमें देखना, पहले दे रखा है नंबर 2 पॉइंट में रिकमेंडेशन एक्शन बाय सर्विस सोल्जर एंड वेटरनर। इसमें ये दे रखा है दोस्तों, ये क्यों हम लोग भर के रखना। तो उसमें क्या बता रहा है, डज माई फैमिली हैज़ एडेक्वेट नॉलेज। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अगर जो सर्विस करते समय नहीं तो एक्स सर्विस में वो कुछ हो गया, उसका बाद अपना फैमिलीज़ के लिए उसका बारे में जानकारी नहीं रहता है, उसका अलावा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहता है, उस नॉलेज के लिए हम लोग ये वाला हम लोग भरना पड़ता है। यही पॉइंट दे रखा है इसमें, माई फैमिली नोन हैज़ एक्शन रिक्वायरमेंट डन माई डिमेस। उसके बाद फैमिली नोन होम कॉन्टैक्ट, जब कुछ होने के बाद हमारा फैमिली किसको जाकर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा पैसा के लिए। और उसके बाद देखना, डज माई फैमिली नो द सपोज सपोर्टेड माई डिमाइस। उसके बाद जाना पड़ेगा कैंसर डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या संपर्क करना करके, ये पूरा इसमें दे रखा है दोस्तों। ये हो गया फर्स्ट पेपर, इसमें समझ में आया होगा आपको। उसके बाद देखो दोस्तों, ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में देख लेना, आर्मी नंबर, अगर जेसी वन से जेसी नंबर, नेम लिख लेना, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास पासपोर्ट होने से पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, सही ईमेल आईडी। उसके बाद ये पीपीओ नंबर आप छोड़ लेना, जो सर्विस पर्सन है ये पीपीओ नंबर का ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन के लिए ये पीपीओ नंबर ज़रूरत पड़ता है, ये फंक्शन के लिए। ये भी सेकंड वाला पॉइंट भी फंक्शन के वाला के लिए
तीसरा वोटर नंबर। उसके बाद इसमें साइड में आ जाना दोस्तों, इसमें देगा रैंक, प्लेस ऑफ बर्थ, आपने कहा जन्म हुआ, कौन सा प्लेस जो स्टेट होता है ना उस तरह, पान नंबर, आधार नंबर का साथ, आधार कार्ड का साथ कौन सा नंबर लिंक हुआ, आपको पता होगा अभी आजकल आधार कार्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो सीधा ये लिंक आ रहा है उसके लिए। उसके बाद एक्सपायरी डेट। दोस्तों ये एक्सपायरी डेट है, जैसा आप लोग पासपोर्ट ले लिया, पासपोर्ट का भी कुछ एक्सपायरी डेट होता है ये वाला। अगर ये आप लोग अगर आप लोग आपका पास पासपोर्ट है तो इसका एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगा, ये एक्सपायरी डेट। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस, उसका एक्सपायरी डेट कब है। उसके बाद ईमेल आईडी, ये हो गया। एडिशनल मोबाइल नंबर और करस्पॉन्डेंस ऑफ पीपीओ, ये पीपीओ होता है फंक्शन जाने वाला, फंक्शन गया उस उन लोग के लिए ये पीपीओ रहते हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में आ जाना स्पाउस डिटेल, ये वाला, ये स्पाउस डिटेल है। इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, इसमें लिख लेना, एक साइड से जाएंगे, नेम, आपका फैमिली का नेम लिखना, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ प्लेस हो गया बर्थ उसका, कहाँ होगा नेटिव प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली का डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ब्लड ग्रुप, पान नंबर, टेलीफोन नंबर, आधार नंबर, आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी फैमिली का, वोटर आईडी नंबर, अगर पासपोर्ट होने से वो वाला नंबर, पासपोर्ट नंबर। उसका बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ड्राइविंग लाइसेंस होने से ड्राइविंग लाइसेंस, इसका एक्सपायरी डेट, सिंगल बैंक अकाउंट नंबर आपका फैमिली का। उसके बाद वो कौन सा बैंक है, ब्रांच का नाम, डेबिट कार्ड डिटेल्स, अगर आपका फैमिली के पास कौन सा डेबिट कार्ड से एटीएम कार्ड रहता है ना, एटीएम कार्ड, अगर आप फैमिली अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे क्रेडिट कार्ड। बाद में इसमें देख लो दोस्तों, नोट करके लिखा हुआ नीचे, इधर इधर नोट करके लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा है, प्लीज इंश्योर स्पाउस डिटेल इन अलाइनमेंट विद द डेटा हेल्ड द रिकॉर्ड ऑफिस, आधार, पान, पासपोर्ट एक्सेट्रा मस्ट बी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड ऑफिस। जैसा हम लोग हमारा एफएस डॉक्यूमेंट में जो भी डेटा दिया गया ना, वही डेटा इसमें लिखना पड़ेगा। थर्ड पेपर में जाएंगे, थर्ड पेपर में होगा डिपेंडेंट्स। इसमें डिपेंडेंट्स में क्या कौन कौन आते हैं दोस्तों, इसका अगर आपका बच्चा हुआ तो उसका बच्चा नाम लिख देना, 1 2 3, 3 बच्चे का नाम लिख देना। डेट ऑफ बर्थ ये तो होगा, प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा प्लेस में बर्थ हो गया, इस तरह तीनों बच्चे के लिए लिख देना। इसमें लिख लेना बोलो दोस्तों, ये फर्स्ट बच्चे के लिए, ये सेकंड बच्चे के लिए, और ये होगा थर्ड बच्चे के लिए, इस तरह लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद ये टेलीफोन नंबर में अगर बच्चा बड़ा हो गया तो उसका फ़ोन नंबर इधर लिख लेना, फर्स्ट बच्चा का फ़ोन नंबर, ये पहला जो लिखा ये कॉमन रहते हैं, बच्चा 1 2 3, उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, ब्लड ग्रुप, ये तो कॉमन हो गया। इधर से क्या होता है, ये अलग अलग होता है, हर बच्चा बड़ा हो गया अगर कुछ जॉब कर रहा है, क्योंकि जो सर्विस करता है तो उसको कुछ लोग को शादी भी नहीं होगा, कुछ लोग को शादी भी होगा, छोटा बच्चा होगा, कुछ जैसा जितना भी फंक्शन जा रखा है एक्स सर्विसमैन, उनका बच्चा बड़ा हो रखा है, शायद +1 +2, नहीं तो शादी भी हो रखा होगा, उन लोगों का डिटेल इसमें भर लेना। अगर आपका पहला बच्चा का शादी हो गया तो उसका चाइल्ड का मतलब आपका बच्चा है, बच्चा का बच्चा नहीं, ये पहला बच्चे का फ़ोन नंबर, सेकंड बच्चे का फ़ोन नंबर, थर्ड बच्चे का फ़ोन नंबर, इस तरह उसका ईमेल एड्रेस, पान नंबर, आधार नंबर, आधार लिंक नंबर, वोटर नंबर, पासपोर्ट नंबर, बच्चा का ड्राइविंग लाइसेंस होने से ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चा कौन सा डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, अगर उसके बाद इस बच्चे के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर मेडिकल इंश्योरेंस होने से उसका भी मेंशन कर लेना। अभी नंबर 4 डिटेल देखेंगे, ये नंबर 4 डिटेल में दे रखा है दोस्तों चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट में क्या क्या आता है दोस्तों, ये देखना चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट में नाम नहीं क्या, जितना भी सर्विस पर्सन है उन लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्स सर्विसमैन के लिए उन लोगों को पीपीए बना के रखा होगा, उन लोगों के लिए इतना जानकारी उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एनओ में जब सर्विस पर्सन है
पार्ट टू ऑर्डर ऑफ मैरिज, आपका जो पार्ट टू ऑर्डर हुआ होगा, डॉक्यूमेंटेशन टू बी चेकड एंड हेल्ड दी फैमिली। जब आपका मैरिज हो गया होगा तो उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। मैडिशन नेम लेडी, उसका जैसा मेडन नेम का होता है, कुछ लोग को उसका सरनेम रहता है, कुछ लोग का हमारा सरनेम लगता है, वो सरनेम सही कि नहीं वो चेक कर लेना। उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ मैरिज, ये डॉक्यूमेंट्स चेक करना पड़ेगा, ये हमारा डॉक्यूमेंट में सही कि नहीं करके। उसके बाद रेटेस लॉ, डेट ऑफ बर्थ ऑफ लेडी, कहाँ ये हो गए, नेम ऑफ पेरेंट्स, उसका नेशनलिटी इंडिया होगा शायद सभी का वही। उसका बाद होता है पार्ट टू ऑर्डर फॉर ईच चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एडॉप्ट। अगर आपका बच्चा है तो आपको आपका बच्चा कौन से उसका पार्ट ऑर्डर नंबर होगा, उसका बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसका बाद मदर का नेम होगा। अगर उसका आपका बच्चा नहीं है, किससे अडाप्ट कर लिया, उसका भी डॉक्यूमेंट बनता है, जैसा बर्थ सर्टिफिकेट है उस तरह अडेप्शन के लिए सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आप लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड इनकेबल, ये स्पेशल चाइल्ड होता है दोस्तों, ये किसी हैंडकैप्ड गिनीफाइड होता है उसके लिए, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। पार्ट टू ऑर्डर फॉर एनओ के चेंज एनओ के आधार पान हेल्ड, ये क्या दोस्तों, अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच फैमिली मेंबर हु आर डिपेंडेंट, इसमें क्या लिखे रखा, इसमें क्या लिखे रखा देखना। पार्ट टू ऑर्डर में आपका फैमिली का नेम ऑफ चेंज हो गया, कुछ लोग करते हैं ना सरनेम चेंज करने के लिए, वो हो गया। उस समय आधार कार्ड क्या, जो पहले एक आधार कार्ड होगा उसके बाद दूसरा आधार कार्ड होगा, वो वाला, ये पूरा। ये जब भी आप लोग ख़त्म होता है ना, ख़त्म होने के बाद इसको ऑब्जर्वेशन में चेक करना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये करके टिक मारना पड़ेगा। ये किसी सुपीरियर को, जैसा क्लर्क है, क्लर्क को दिखाकर आपको टिक मारना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट मेरा सही है करके। उसका बाद जैसे पार्ट टू ऑर्डर, आपका पार्ट टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें विलिंग सर्टिफिकेट होता है स्पाउस का, हाँ, जो भी बंडल बनता है ना, वो बंडल में ये सारा उसमें लिखा रहता है। जितना भी आपका पार्ट ऑर्डर मैरिज पब्लिकेशन हो रहा है, उसमें सारा डॉक्यूमेंट एक ही बंड का अंदर होगा, एक ही बंडल का अंदर होगा, कभी मौका मिलने से देख लेना। ये सारा में आप लोग सही सर्टिफिकेट सही साइन करके रखा नहीं करके एक बार चेक कर लेना, बाकी कुछ नहीं। नॉमिनी ऑफ एपीएफ फंड, जैसा एपीएफ फंड आता है ना 70%, 30% उस तरह। उसके बाद क्या करना, जॉइंट अकाउंट, आप लोग पार्ट ऑर्डर जॉइंट अकाउंट देने के बाद ही कर लेता है। फंड लिंक कितनी फिनी। उसका बाद इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, अगर फैमिली और आपका पास कोई प्रॉपर्टीज है वो वाला। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट होता है, ये सीएसडी कार्ड्स, जो भी लिकर कार्ड होता है आपके पास वो भी। डिपेंडेंट कार्ड से जब डिपेंडेंट कार्ड बनता है तो उसका भी नंबर बनता है वो वाला। अगर फंक्शन गया उसके लिए ECHS कार्ड है। फंक्शन जाने वाले के बाद PPO नंबर कटाते एक कार्ड इशू हो जाता है, वो PPO नंबर। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा नहीं है, ये बैंक ऑर्गेनाइजेशन वाला ये होता है। जब फंक्शन जाने के बाद फंक्शन वालों के लिए ये एक सेल खोला जाता है, उसका नाम है स्पर्श ID एंड पासवर्ड, वो वाला इसमें लिखना पड़ेगा। डिस्चार्ज बुक इशू डेट, कब डिस्चार्ज बुक इशू हो गया। वेटरनरी डिपेंडेंट कार्ड नंबर इशू, जैसा अगर सर्विस में खो गया तो उसका फैमिली के लिए कितना डिपेंडेंट कार्ड इशू कर रखा, ये डिटेल होगा। उसके बाद देखना दोस्तों, नीचे कुछ लिखे रखा इंपॉर्टेंट नोट करके, ये थोड़ा देख लेना। इसमें क्या लिखे रखा, प्लीज इंश्योर स्पाउस डिटेल इज अलाइनमेंट विद द डेटा held in records, Aadhaar, PAN, passport, etc. must be in record card. Now remember, if you document will be proceed as the record officer at the record office. Any change after demise will create unmarried, unwanted, delay the spouse. इसमें क्या बता रहे दोस्तों, आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट के लिए चेंज के लिए दे रखा होगा, उसका बीच में कुछ हो गया तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ये पूरा सही नहीं बने करके ये बता रहा था। ये चेकलिस्ट का आपको समझ में आया होगा। उसके बाद पेपर नंबर 5, इसमें मैंडेटरी एक्शन डिमाइस सर्विंग सोल्जर, जो पहला पार्ट 2 करके पता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये वाला इम्यूनिटी एक्शन डिमाइस। डिमाइस होता है जब मरने के बाद, उसको डिमाइस कहते हैं। उस समय हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेथ सर्विंग सोल्जर वेटरनरी इंस्ट्रक्शन इंटीमेटेड टू इन्फॉर्म द अंडर, किस किस को इन्फॉर्म करना, सर्विस सोल्जर NO के रिकॉर्ड ऑफिस फार्मेसी हेडक्वार्टर के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी हम बता रहे हैं ये पूरा जानकारी आपका फैमिली के लिए बता रखना पड़ेगा। इसमें क्या बता रहा है, अगर सर्विंग सोल्जर कुछ हो गया तो उसके लिए NO को इन्फॉर्म करना, पेरेंट यूनिट के लिए, प्रेजेंट यूनिट के लिए,
रिकॉर्ड ऑफिस फॉर्मेशन हेडक्वार्टर के लिए आप लोग चेना सिस्टम में करना पड़ेगा। अगर नहीं है वेटरनरी तो आप लोग जिला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड ऑफिस, नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर एंड उसका डिपेंडेंट यूआरसी सीएसडी में आप इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसका बाद ऑर्गन रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है जब आपका पेंशन आने वाला बैंक होता है ना, बैंक में भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। टाइम, डेट, प्लेस एंड फनरल, ये फनरल होता है आपको पता होगा, जब शादी होने के सॉरी जब मरने के बाद एक कार्रवाई होता है ना, मिट्टी करने वाला कार्रवाई को फनरल कहते हैं। ये फनरल करते समय क्या क्या बातों को ध्यान रख देखना, उसका डेट, टाइम, प्लेस, कौन सा प्लेस में आप लोग कर रहे हैं। उसका बाद डिक्लेरेशन, कभी डेथ सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, डेथ सर्टिफिकेट में साला मेंशन करके रखता है, उसको क्या करना, जिला सैनिक बोर्ड में इन्फॉर्म कर लेना। उसका बाद यूनिट वेलफेयर ऑफिसर होगा, जो यूनिट का है उसको भी इन्फॉर्म कर लो, वेलफेयर ऑफिसर और डिपेंडेंट सीएसडी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा वाला एक खो गए करके। उसका बाद देखो ना दोस्तों, अरेंज, अरेंज में क्या होता है, व्हीकल हेयर्स द अरेंज द कैरिंग द बॉडी बिसाइड्स मैरिटल रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन आल्सो अरेंज्ड। इसमें क्या बता रहे हैं दोस्तों, ये जहाँ पर सर्विंग में हो रहा है तो उसके लिए कुछ व्हीकल का अरेंजमेंट होता है ना, उसके लिए। उसके बाद क्रिएशन सर्टिफिकेट, ए क्रिएशन सर्टिफिकेट ग्राउंड अथॉरिटी टू obtain एज द सबमिटेड म्यूनसिपल अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ इशूड द डिपार्टमेंट। डेथ वही है ना, डेथ सर्टिफिकेट के लिए उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आखिरी वाला डेथ सर्टिफिकेट है। उसके बाद इसमें क्या क्या चेक लिस्ट होगा देखना दोस्तों, इसमें क्या क्या करना, अगर कोई सर्विस पर्सन है हम लोग इसमें लिख के रखना पड़ेगा किस किस को अगर होने से हम लोग इन्फॉर्म कर सकता है करके करना करके। इसमें इंफॉर्मेशन रिलेटिव्स, इसमें किसको रिलेटिव्स को आप करना पड़ेगा, इसमें क्या करना, सपोज अगर स्पाउस है स्पाउस करके लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना। उसके बाद इन्फॉर्म ऑर्गेनाइज डोनेशन, अगर आप लोग कुछ होने के बाद कुछ ऑर्गन से डोनेट करके रखा होगा, आप लोग साइन करके रखता है ना हम लोग, कभी भी जाते समय कुछ ट्रस्ट वाला आ गया, उन लोग क्या बताते हैं आपका ऑर्गन डोनेट कर लो करके, उसको अगर ऑर्गन डोनेट करने के लिए लिख के रखा हो तो उसका एड्रेस। उसके बाद ये जहाँ पर हो गया वो टाइम, बाकी डेथ सर्टिफिकेट, रजिस्टर डेथ सर्टिफिकेट, ये पूरा करने का ज़रूरत है, ये कर लेना। उसके बाद चेकलिस्ट पर ऑन डिमाइस, इसमें क्या क्या होता है, डेथ ए सर्विंग सोल्जर और वेटरनर इज ए इंटीमेटेड इन्फॉर्म्ड टू द earliest large number of authority at the suggest list given below. In case of death due to an accident, necessary insurance compulsory। इसमें क्या बता रहे थे दोस्तों, अगर आपका पास कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस में पॉलिसी दे रखा, तो उसके लिए पहले आप लोग नियरेस्ट रेलवे पुलिस स्टेशन में आप लोग इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर इंटीमेटेड प्रोसीजर टू रिलीज टर्नल बेनिफिट कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिसर, ये सिविल के लिए हो गया। अगर ये फौज में आपको वेलफेयर के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर को आप इन्फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर स्टार्टेड फैमिली पेंशन के लिए जो स्पर्श है वेटरनरी पीसीडी है, जितना भी फंक्शन जाने के बाद आपको फंक्शन बनेगा हमारा सेंटर से, वो एक ही सेंटर है फंक्शन ओवर्स के लिए, इलाहाबाद है पीसीडी है, इलाहाबाद वाला ये स्पर्श पोर्टल खोल रखा है, उसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये देखना बैंक को ले। उसके बाद इंश्योरेंस अमाउंट, एजीएफ से जितना भी इंश्योरेंस अमाउंट आता है वो वाला के लिए हम इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सटेंशन इंश्योरेंस अमाउंट, इमीडिएट डिमाइस यूनिट सेंटर, जो भी सेंटर में हो गया वो बिलोंग करता है उस यूनिट को हम मेंशन करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस, जो फंक्शन सेल पोस्टल वाला हम जो पॉलिसी करते हैं उसके लिए सीएसडी कार्ड, इंश्योरेंस ईसीएचएस कार्ड और एक्सर्विसमैन ईसीएच कार्ड रहते हैं। सर्विंग पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिस इशू सर्विस पर्टिकुलर। उसका बाद होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पर्टिकुलर म्यूनसिपालिटी, अगर कोई प्रॉपर्टी होता है तो उसके लिए ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो बाद में भी कर सकता है। उसका बाद फाइनलाइजेशन इनकम रिटर्न्स डिसाइड, ये बैंक मैनेजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इसके लिए।
इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का कुछ केस चल रहा है उस समय आप कोर्ट को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब कोई भी सर्विस पर्सन डिमेस हो गया, मतलब खो गया, उस समय जो बगल वाला, मतलब उसका फैमिली हो नहीं तो उसका रिलेशन हो, ये वाला कार्रवाई करना पड़ेगा। आई होप इसमें समझ में आया होगा आपको। उसके बाद एंटाइटलमेंट, ये पार्ट 2 में क्या होता है, एंटाइटलमेंट होता है। एंटाइटलमेंट में क्या होता है दोस्तों, फैमिली फंक्शन। ये फैमिली फंक्शन दी एनओ के आर अथॉरिटी टू फंक्शन, जब सर्विंग पर्सन कुछ होने के बाद उसके लिए फंक्शन दिया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी का दिया जाता है। कैटेगरी ए में नेचुरल केसेस नॉर नेगेटिव बाई मिलिट्री सर्विसेज, एक्सटेंडेबल डिसीज, साइक्लोन, हार्ट। इसमें क्या बता रहा है दोस्तों, कैटेगरी ए में क्या होता है, ऑर्डिनरी फैमिली फंक्शन मिलेगा। जैसा सर्विस पर्सन है, नेचुरल केसेस में मर गया, जैसे साइक्लोन आ गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ डिसीज़ का वजह से मर गया, तो उन लोग के लिए कैटेगरी ए की तरफ ऑर्डिनरी फैमिली फंक्शन मिलेगा फैमिलीज़ के लिए। उसका बाद कैटेगरी बी स्पेशल फैमिली फंक्शन, ये डेथ डिसेबिलिटी ड्यू केस विद एचेबल मिलिट्री सर्विस। इसमें क्या बात है दोस्तों, अगर कुछ क्लाइमेटेशन का वजह से, जैसा लेह लद्दाख में जैसे सर्विस करते हैं ना, उस समय बर्फ़ का वजह से, कुछ क्लाइमेटेशन की वजह से जितना भी डिसीज, मतलब उसका वजह से डेथ हो जाता है, तो कैटेगरी बी में चल जाता है। उसके बाद कैटेगरी सी, ये होता है स्पेशल फैमिली फंक्शन। ये होता है दोस्तों एट द टाइम, इसमें कुछ रीज़न दे रखा है, देखना, एक्सीडेंट वेल ट्रैवलिंग ड्यूटी, गवर्नमेंट व्हीकल के अंदर ड्यूटी करते समय, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट व्हीकल में ड्यूटी दे रहे हैं, उस कुछ हो गया, उस समय आपको फैमिली फंक्शन मिलेगा फैमिली इसको लिए। अकाउंट ड्यूरिंग द जर्नी, मिसहैप एट सी वेल एंड ड्यूटी, अगर आप सी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कुछ हो गया उस समय, इलेक्ट्रॉनिक्स साथ कुछ कांटेक्ट कर रहे हैं ड्यूटी में उस समय। उसके बाद जितना भी वार में बाकी ऑपरेशन में होता है, उसके लिए स्पेशल फैमिली फंक्शन आप ले के लिए आ जाएगा। उसके लिए नहीं, उसके लिए बाद में आएगा। उसके बाद हो गया कैटेगरी डी, लिबराइज्ड फैमिली फंक्शन। ये कब दिया जाता है दोस्तों, अगर आपका, मतलब जो भी सर्विस पर्सन है, बम ब्लास्ट हो गया, हाँ, उसके बाद इंडस्ट्रियल में कुछ शूटिंग हो गया, उस समय होता है, उसके लिए क्या करेगा, ये कैटेगरी डी फंक्शन मिलेगा। लिबराइज्ड फैमिली फंक्शन, LFP का आता है उसको, ये वाला मिलता है। उसके बाद कैटेगरी ई, लिबराइज्ड फैमिली फंक्शन करके और एक है, ये लिबराइज्ड फैमिली फंक्शन है, ये लिबरेटेड फैमिली फंक्शन है। ये दोनों बराबर है, लेकिन क्या नाम एक ही है। इसमें क्या होता है, एनिमी एक्शन, वार टाइम, ड्यूरिंग एडाप्टेशन यूएन मिशन, फॉरेन जब जाता है ना, जो भी फॉरेन जाकर उधर मर जाता है उसके लिए। उसके बाद लेइंग क्लीनिंग ऑफ माइनफील्ड में कुछ हो गया, उसके बाद वार में कुछ हो गया, उसके लिए ये 5वां नंबर फैमिली फंक्शन लागू है, LFP करके ये लागू है। उसका बाद होता है नंबर 8 में, वही जो पहले बता दिया वही है। इसमें कितना कितना फंक्शन होता है, अभी इसमें क्या क्या बता रहे हैं कैटेगरी में, OFP ऑर्डिनरी फैमिली फंक्शन 50% ऑफ, जब वो रेट, जब फंक्शन, जब सर्विस में जितना फंक्शन ले रहा है उसका 50% मिलेगा। उसका बाद क्या होता है, कितना तक मिलेगा, अगर सर्विस पर्सन है, उसको मान लो 80,000 पेंशन, 80,000 सैलरी आ रहा है, लगभग 40,000 फैमिली के लिए मिलेगा। कितना साल तक, 10 साल तक मिलेगा सिर्फ। उसका बाद क्या होगा, 30% बन जाएगा उसका। कैटेगरी बी में स्पेशल फैमिली फंक्शन, जितना रिटायर उसका सर्विस पर्सन में कितना पैसा मिल रहा है उसका 60% मिलेगा। कैटेगरी सी में भी सेम। उसके बाद कैटेगरी डी में होता है, जब लिबरलाइज्ड फैमिली फंक्शन होता है, उसको जितना भी सर्विस पर्सन ले रहे उतना पेंशन इक्वल टू लेगा। उसके बाद बेसिक पे DA सब कुछ मिलेगा, उसको कोई कटाव नहीं होगा, ये वाला। उसके बाद कुछ ग्रेजुएटी तौर पर हमको मिलता है जेसोस के एनसोस के लिए, वो कितना मिलता है देख लेना। जब डेथ एक्सीडेंट कोर्सेज इन ड्यूटी में होता है तो 25 लाख है। डेथ केसेस ड्यूटी एबिलिटी एक्टर्स वायलेंस बाई टेरेन, वही क्लाइमेट की वजह से। उसके बाद डेथ एक्यूर्स एनिमी एक्शन 35 लाख है सेम। उसके बाद सेम बॉर्डर इशू में आ गया, कुछ मर गया उसके लिए, अगर वार में मर गया उसके लिए
45 लाख आपका मतलब जो हमारे डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एंटाइटलमेंट है। इस एंटाइटलमेंट में क्या देती है, अगर आपको ग्रेजुटी पैसा कितना मिलेगा, लेस देन 1 ईयर, अगर जो भी सर्विस ज्वाइन हो गया 1 ईयर का अंदर कुछ हो गया तो उसके लिए ये वाला फैसिलिटी मिलेगा। 1 ईयर लेस देन 5 ईयर को ले ले 6 टाइम ऑफ इमुलेटेड, जितना भी फंक्शन जितना भी हम लोग ड्रा कर रहे हैं उसका 5% मिलेगा 6 टाइम। 5 ईयर्स का बाद 12% है, 12 टाइम्स है। उसका बाद 11 मोर देन के लिए उतना, तो आखिरी में 12 ईयर्स जो भी सर्विस कार्य करता है उसके लिए लगभग 20 लाख रुपीस उसको फंक्शन मिलेगा। फंक्शन मतलब ग्रेजुटी मिलेगा। उसका बाद दोस्तों एजे बेनिफिट क्या होता है, अभी आजकल हम लोग 5,000 काट रहे हैं, उसका पहले 2,500 15,000 1,500 काट रहा था। अभी 5,000 काटने की वजह से डेथ बेनिफिट भी ज़्यादा हो गया, 50 लाख हो गया एजे कवर, चाहे फील्ड में हो चाहे पीस में भी हो, उसके लिए डेथ कवर नॉर्मल है, उसके लिए नॉर्मल हो गए। अभी लीव एंगेजमेंट, उसका बाद लीव एंगेजमेंट मिलता है जो एज पर टोटल नंबर ऑफ डेज, जैसा फंक्शन ज़्यादा समय हमको मिलता है उस तरह जब मरने के बाद भी पूरा फैमिलीज को मिलेगा। फाइनेंशियल सेटलमेंट, एपीएफ फंड जितना भी बचा के रखे वो पूरा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो भी रहता है ना, ये कंसर्न बैंक है। अगर मान लो अगर एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का डीएसपी अकाउंट होल्डर है, कुछ हो गया तो बैंक वाला भी 15 लाख 20 लाख करके कुछ पैसा दे रहे हैं, उस तरह जो कंसर्न बैंक में हो जाएगा। उसके बाद देखना दोस्तों आखिरी में ओएफपी, चिल्ड्रंस के लिए भी कुछ फंक्शन मिलतेगा इसमें। उसके बाद ये पूरा फंक्शन के बारे में दे रखा है दोस्तों, आप लोग पढ़ लेना, ये नॉर्मल बात है। उसके बाद क्या मिलता है सीए, जब सीए सर्विस पर्सन के लिए 27,000 मिलता है, अगर हॉस्टल सब्सिडी के लिए 81,000 51,000 तो मिलता है। आपको पता है आप लोग को, जब हॉस्टल सब्सिडी के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो सीए के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, पार्ट 2 डॉक्यूमेंट लेके फॉर्म भी लेके आने के बाद कर सकता है। जब सर्विस पर्सन होने से आपका बच्चा एलकेजी से लेकर +2 तक 12वां क्लास तक आप लोग इसको क्लाइम कर सकता है एजुकेशनल तौर पर। अगर आपने फंक्शन हो गया, फंक्शन का बाद क्या होता पड़ेगा, फंक्शन होने के बाद आपको जिला सैनिक बोर्ड से कुछ मिलता है। अगर उसका बाद देखना दोस्तों इसमें चेंजेस ऑफ बैटल कैजुअलिटी थ्रू एमओडी ऑल डेथ हमस इन ए बी ब्रांच, जब कुछ हो गया उसका बाद फैम बच्चा के लिए ये इस तरह मिलता है। 1 to 12 8th क्लास के लिए 10,000, 9th और 12th क्लास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 20,000, पोस्ट ग्रेजुएशन के 25,000। उसका बाद प्रोफेशनल कोर्स होता है ना, जैसा इंजीनियरिंग हो गया मेडिकल हो गया, उसके लिए दूसरा। द क्लेमिंग सी एजुकेशन विल बी री एम्प्लॉयमेंट कॉन्डक्ट योर फॉर्मेशन फॉर्मेट प्रोसीजर, जैसा ये सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट में भर के आप लोग प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगला दोस्तों इसमें देख लेना अदर ग्रेजुटी एंटाइटलमेंट करके, कुछ डॉक्टर मैरिज के लिए 1 लाख रुपये मिलेगा, इसमें देख लेना। इसमें क्या 1 टाइम ग्रेजुटी के लिए 30,000 मिलेगा, जब डेथ हो गया तो कुछ कार्रवाई होता है ना उसके लिए। उसका बाद में कुछ कार्रवाई के लिए कुछ 35,000 मिलता है। डॉक्टर मैरिज के लिए 1 लाख रुपया, अगर रीमैरिज होता है तो 1 लाख रुपया मिलता है उसके लिए। उसके बाद ट्रैवल कंस्ट्रक्शन के लिए जो वीडियोस रहते हैं ना उन लोग के लिए वार वीडियो के लिए ट्रैवल कंस्ट्रक्शन भी मिलता है 75%। उसका बाद होता है हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 20,000 पर ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 25,000, अगर प्रोफेशनल कोर्स होगा इंजीनियर मेडिकल होगा उसके लिए ये वाला पूरा। तो उसका बाद क्या बता रहा है दोस्तों इसमें देखना 2020 1 टाइम ग्रेजुटी से 6 लाख, ट्रेचर्स 1 लाख यूनिट इमीडिएटली कुछ पैसा दे रहे हैं उसके लिए देख लेना। उसके बाद ट्रैवल कंस्ट्रक्शन है 70% मिलेगा जो वार में वुंडेड हो गया। उसके अलावा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये चक्र वाला के लिए भी ये वाला बेनिफिट मिलेगा। उसका बैटल कैजुअलिटी फेटल, इसमें बैटल कैजुअलिटी के लिए कुछ दे रखा। उसके बाद दोस्तों वार विंडो चिल्ड्रन हॉस्टल सब्सिडी के लिए टोटल 35 वार विंडो हॉस्टल्स इंडिया में बन रखा, वो कई कई जगह पर रखा हर स्टेट में, उसके लिए भी अगर ज्वाइन करता है तो उसके लिए एड्रेस दे रखा है उसमें देख लेना। उसके बाद दोस्तों
AGF से एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस। एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? जब फंक्शन जाते समय, फंक्शन जाने से पहले हम लोग 50 लाख तो देते हैं करके बताया। जब फंक्शन जाने के बाद होता है 65 ईयर्स तक कुछ 80,000 लेकर कुछ पैसा देते हैं, वो उसके लिए इंश्योरेंस है 7.5 लाख आता है। ये 7.5 लाख कुछ साल के लिए दिया जाता था, वो साल खत्म होने के बाद दोबारा कुछ एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो अपना आप एक्सटेंड करेगा 5 साल के लिए। उसके लिए इंश्योरेंस बता रखा है ये। जब ये बात है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये हो गई एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद देखो एंटरटेनमेंट ऑफ नॉन की ऑफ अग्निवीर। अभी आजकल अग्निवीर कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं ना, उसके लिए भी ये वाला कुछ, उसके लिए कुछ बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें देखना एंटरटेनमेंट ऑफ डेथ डिसेबिलिटी, डेथ सर्विस, बोनाफाइड ड्यूटी, उसके लिए इंश्योरेंस कवर देता है 48 लाख। वन टाइम एक्स ग्रेजुएटी 44 लाख करके कुछ दे रखा है, इसमें देख लेना। डेथ ऑफ एक्स सर्विस में नॉट ऑन ड्यूटी, उसके लिए कितना 40 लाख है, ये पूरा कुछ दे रहे हैं। ये कई के लिए अटैक टेररिस्ट एंड सोशल एलिमेंट्स, ये किसके लिए दोस्तों? अगर उस कुछ लोग बताते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट 50 लाख देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा दे करके, ये बात है इसमें आता है। उसका बाद देखना दोस्तों, इसमें पूरा लिख लेना, जो ये इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर से जब वॉइस रिकॉर्ड होता है तो उसका नंबर लेकर रख लेना। CO रिकॉर्ड, ड्यूटी क्लर्क, टोल फ्री नंबर, एक रिकॉर्ड के लिए एक टोल फ्री नंबर होता है, वो टोल फ्री नंबर, ईमेल रिकॉर्ड का, अगर जिस यूनिट में सर्विस कर रहा है उसका CO का नंबर, SM सुविधा मेरे साहब का, और ड्यूटी वाला का, ड्यूटी क्लर्क का, एक ड्यूटी क्लर्क होता है, नए क्लर्क को भी ले सकता है। लोकल होने से जिला सैनिक बोर्ड, नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर कुछ होने से उसका लिख लेना। उसके बाद स्पर्श का हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन मिलेगा, जो ये सिर्फ फंक्शन वाले के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए सर्विस वाले का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखना दोस्तों पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स आता है, इसमें जितना भी ब्लैंक आता है आप भरना पड़ेगा इसमें। अब भरने से क्या होता है, आपका फैमिली को थोड़ा एडवोकेट आता है। बाकी बाद में क्या होता है, कुछ कहाँ का प्रॉपर्टी है, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ करके उसको पता चलेगा। अगर जब तक हम उस डॉक्यूमेंट को इसमें मेंशन नहीं करेंगे वो वैसा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मैं क्या बताता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल है ये पूरा आपका फैमिली को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या इसमें भर के रख लो, बाद में वो देखेगा कुछ हमको लिए बना रखे करके बता देगा। इसमें पूरा देख लेना दोस्तों, अगर लोन ले लिया तो लोन कितना ले लिया, कहाँ से ले लिया, एलिजिबल कंज्यूमर नंबर कितना, ये पूरा आप लिख सकते हैं। इंश्योरेंस है, अगर कोई इंश्योरेंस ले लिया PLI छोड़ के, PLI तो फौज में क्लेम करेगा, उसके बाद इंश्योरेंस है। उसके बाद कोई भी आजकल कौन सा कुछ इंश्योरेंस चल रहा था फौज वाला के लिए, वो इंश्योरेंस होने से आप इसमें मेंशन कर लेना। अगला देखना दोस्तों बैंक अकाउंट, इसमें बैंक अकाउंट IFSC कोड अगर किसका नाम पर है वो भी लिख लेना। इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों, लॉगिन ID, जब ईमेल हम लोग बैंक ID खोलते हैं ना, उसका लॉगिन ID इसमें लिखना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, ATM कार्ड का नंबर लिख देना, इधर नाम होगा, नंबर होगा, इसमें पिन लिखना ज़रूरी है, जो भी पिन लिखना लिख लेना। इसमें देखना डोंट ऑपरेट ATM आफ्टर डेथ होल्डर, जब वो ख़त्म होने के बाद ATM को ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन फैमिलीज के लिए सिर्फ। क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है तो उसका डिटेल आप इधर भरना पड़ेगा। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट, जो भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा होगा 3-4 बैंक में वो वाला। डीमैट अकाउंट, जो भी आप लोग डीमैट अकाउंट खोलता है शेयर मार्केट के लिए, वो वाला लिख देना। इन्वेस्टमेंटिंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहे हैं आप लोग, वो भी इसमें लिख लेना। म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में चल रहा है तो कौन सा कंपनी में म्यूचुअल फंड चल रहा है, उसके लिए एक ऐप होगा, ऐप का ID लॉगिन ID का पासवर्ड इसमें लिख लेना। म्यूचुअल फंड SIP लमसम में। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है मूव नहीं कर सकते, जैसा हो गया लैंड, प्लाट, हाउस, ये पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये क्या क्या कहाँ कहाँ रहता करके वो पूरा लिख देना। व्हीकल डिटेल, इसमें आपके पास कार कौन सा, बाइक कौन सा, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो पूरा लिख देना। इंश्योरेंस कौन सा, चेसिस नंबर कौन सा, ये पूरा लिख देना। व्हीकल इंश्योरेंस है, अगर कार है कार का इंश्योरेंस लिख दो, गाड़ी होने से गाड़ी का इंश्योरेंस लिख दो। ज्वेलरी, आपका घर में कितना ज्वेलरी है, वो कहाँ कहाँ रखा, ये पूरा लिख देना। उसके बाद लॉकर डिटेल, आप लोग बैंक में कुछ बल्क में अमाउंट भी रखा होगा, वो कौन सा बैंक में कौन सा अकाउंट रखा होगा, उसके लिए एक लॉकर के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है, वो कौन सा पासवर्ड है उसमें मेंशन कर लेना।
लोन से, बैंक से कौन सा लोन ले लिया उसका डिटेल, लोन गिवन, आप किस किस को लोन दे रखा वो भी लिख लेना। उसके बाद लीगल इशू, अगर कोई फ्लैट का लैंड का कुछ लीगल चल रहा है तो वो लीगल इशू भी लिख लो इसमें। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स इसमें होता है, अगर हम माने के बाद हमारा प्रॉपर्टी किसको जाना, वो वाला नॉमिनेशन डिटेल्स है। उसके बाद होता है दोस्तों ये लोन लोकेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो देख लेना। बर्थ सर्टिफिकेट, ये लोकेशन कहाँ लोकेशन है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे 10th क्लास पास हो जाते हैं वो वाला। बैंक पासबुक, ये कौन सा जगह में तुम लोग संभाल के रख रहे हो वो बताना पड़ेगा। लोकेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर कुछ लोग बता देगा एक बड़ा सा बॉक्स रखा कर बॉक्स में रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट पूरा कहाँ रखा ये इसमें मेंशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ रखा करके। मेंबरशिप ऑफ डिटेल्स, अगर आपने कोई भी बाहर सेवा करने के लिए सेवा करते हैं ना उन लोग कोई मेंबरशिप होने से मेंबरशिप का डिटेल लिख देना। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, आप लोगों को अगर आखिरी टाइम में कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसमें मैक्सिमम स्पाउस ब्रदर उसके लिए नाम लिख लेना। उसके बाद नोट है, अगर आप उसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। उसके बाद दोस्तों ये इधर तक हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। अभी इसका बाद होता है जब हाँ फंक्शन जाने के बाद कुछ हो गया तो उसके लिए बैंक के लिए डॉक्यूमेंट भेजना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट भेजना उसको पता नहीं चलता है। इसलिए इसमें ये बैंक डिटेल्स और एजे का पोस्टल का सारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे रखा। जब आप इसको फैमिली को बता देना, बच्चे को बता देना, जब कुछ होने के बाद ये इसमें पूरा सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना, सीधा पोस्ट कर लेना इधर पीसीडी इलाहाबाद में, ताकि क्या होता है जल्दी से जल्दी उन लोग उधर प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी का डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं रहता है, इसका वजह से बहुत आदमी दिक्कत ही पड़ता है। इसके लिए दे रखा ये पूरा एक सर्विसमैन के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए, फैमिली फंक्शन अप्लाई करने के लिए, ये फैमिली फंक्शन अप्लाई करने के लिए। हाँ उसका बाद देखना दोस्तों ये जे बेनिफिट क्या क्या होता है। ये जे में अगर आपको पता है डेथ कवर होता है 50 लाख का। उसका बाद बॉन्ड फॉर्मेट, डेथ सर्टिफिकेट, अभी इसके लिए क्या क्या चाहिए, एफिडेविट एंड इमिडिएटी बॉन्ड फॉर्मेट, कुछ फॉर्मेट मिलता है वो वाला। डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पान कार्ड और कैंसिलेशन चेक के साथ 15 दिन का फॉर्म 15 को भर के आप लोग इंश्योरेंस कंपनी में भेजने पर आपको पैसा मिलेगा। आपको समझ में आया होगा इसको, नहीं तो आप आराम से एक बार देख लेना। एक्सग्रेशिया एलिमेंट आता है कुछ, उसके लिए फॉर्म IAFMS फॉर्म 16 भर के भेजना पड़ेगा, जो सर्विस पर्सन के लिए भी एक सर्विसमैन पर्सन के लिए दोनों के लिए। उसके बाद सस्पेक्टेड एलिमेंट से जो बच्चा डिसेबल होता है ये इसके लिए डॉक्यूमेंट आप लोग भेजना पड़ेगा, हमारा बच्चा डिसेबल करके। ये इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ एफ जो आप पहले हम बता दे रखा अभी दे रखा ना ब्लैंक फॉर्म्स करके, उसमें दे क्या होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये पूरा डॉक्यूमेंट देख लेना जिसका डिसेबिलिटी बच्चा है, अगर नहीं होना सच्चा बात है नहीं होना चाहिए किसी बच्चा के लिए। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट स्कीम पर नॉन पेंशनर, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आते देखना, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओरिजिनल, बैंक डिटेल्स, ये पूरा देखना पड़ेगा बैंक के लिए। एक्शन इंश्योरेंस, जो भी फंक्शन जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट है। फंक्शन एप्लीकेशन, डेथ सर्टिफिकेट, बार कोड, उसके बाद फोटोग्राफ है, आधार कार्ड, पान कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ये पूरा लग देना। उसके बाद कोई बाहर वाला कुछ सोशल सिक्योरिटी में FD कर रखा तो FD के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट। आखिर में ये पोस्टल एड्रेस आप हमेशा याद रख लेना, ये पोस्टल एड्रेस, ये AJ का और ये उसका हेल्पलाइन का, ये हमेशा के लिए याद रख लेना, ये वाला ये दोनों AJ बाउंड के लिए, ये आपका डेथ बेनिफिट मिलने वाला। उसके बाद देखना दोस्तों इंटीमेट ऑफ डैमेज रेस्पेक्ट ऑफ, जो आर्मी ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस बने जितना भी फंड मिलना है ये सर्टिफिकेट आप लोग एप्लीकेशन भरने के बाद ही आपको मतलब फैमिलीज़ को मिल जाते हैं। उसका बाद यही उसका कंटिन्यूटी कॉपी, ये बताना पड़ेगा जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर है उसके लिए ये लेटर भेजना पड़ेगा, ये फॉर्मेट में आप लोग भेजना पड़ेगा, ये फॉर्मेट ऐसा देना करके उसके यूनिट के लिए, तभी पता चलेगा कि उस यूनिट में कुछ हो गया करके। उसके बाद देखना दोस्तों द कमांडेंट रेजिमेंटल सेंटर, ये जैसा सेंटर है ना आपका ट्रेनिंग सेंटर जो हो गया उसके लिए आर्मी नंबर रैंक नेम लिख के इसमें भेज देना, ट्रेनिंग सेंटर जो रिकॉर्ड बनता है उधर के लिए। उसके बाद दोस्तों शायद आखिरी वाला होगा, ये होगा जिला सैनिक बोर्ड। जिला सैनिक बोर्ड के लिए ये फॉर्म जो आपका पास फॉर्मेट होगा इस कागज़ को फाड़ देना, फाड़ के सीधा लिख के आप लोग घर में जो भी रहता है उसको भेजने से ये क्या होता है जिला सैनिक बोर्ड वाला अपना आप कार्रवाई करते रहता है।
ये देखना, ये किसी लिए CSD मैनेजर के लिए जो लिकर कार्ड स्मार्ट कार्ड इशू किया होगा। बाकी बाद में क्या होता है, मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ वजह से गवर्नमेंट के लॉस हो जाता है। इसलिए क्या करना, ये लिकर स्मार्ट कार्ड के लिए ये पेपर कागज़ काट देना, CSD में दे देना। आखिरी में हो गया करसन रिकॉर्ड ऑफिसर, ये भी रिकॉर्ड ऑफिसर का भेजना पड़ेगा, कौन सा सर्विस में कहाँ कहाँ ये हो गए करके। क्लाइम ऑफ एडल्ट कैंटीन मैनेजर, ये भी कैंटीन मैनेजर के लिए भेज देना। बाद में देख लेना दोस्तों, कीप द अलॉन्ग विद द फोल्डर। अगर इसी डॉक्यूमेंट का साथ ये फोल्डर का साथ ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रख लेना। अगर एक्स सर्विसमैन है तो PPO, पोस्टल ऑर्डर का कुछ कार्ड आता है ना, वो वाला। सर्विस पर्टिकुलर बुकलेट कौन सा होता है दोस्तों, जो हमारा FS डॉक्यूमेंट है वो वाला। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम तो ये होता है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए ये पूरा डॉक्यूमेंट उसके पास बन रहते हैं। जब एक्शन सर्विस होता है भवन से सर्विस मिलता है, उसको एक्शन इंश्योरेंस मिलता है। फोटोग्राफ या PCHS कार्ड, CSD कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्डिंग सर्टिफिकेट, ये पूरा डॉक्यूमेंट जिराक्स करके इसका नीचे रख देना, ताकि अगर कुछ हो गया हमारा परिवार के लिए थोड़ा मोटिवेशन होगा, सपोर्ट होगा, ज़्यादा किसी दूसरे का पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी उन लोग तो कोई बहुत दुखी से होता है, दुखी में दूसरा दूसरा आदमी के पास जाकर ये पूरा कार्रवाई करने के लिए बहुत दुखित पड़ता है उसके लिए। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये कोशिश है, क्योंकि जितना भी जवान है ये आफ्टर मी फोल्डर भर रहा है, उसके लिए अच्छा जानकारी दिया करके बता रहा हूँ। मेरा जितना नॉलेज है उतना बता रखा है। दोस्तों आप जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू।